बात करने में बेसिकली क्या, हिंदी पेडागोगी को लेकर। तो हिंदी पेडागोगी हम लोग देखेंगे क्या, इसका पूरा हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, ठीक है ना, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को आगे की ओर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और दिए हुए साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अगर वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी रह गई, इंस्टाग्राम आईडी हो गया, और ये टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है ना। इस वीडियो की जो एंड हो जब होगा तो इसका जो पीडीएफ होगा आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए जाकर आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी पेडागोगी का। पहला यहाँ पर दिया हुआ भाषा अर्जन। तो समझते हैं भाषा अर्जन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है समझिए। जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो क्षमताएं होती है, किसी भी बच्चे में जन्मजात होता है, और जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो क्षमताएं होती है ये किसी जानवर में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, किसी जानवर में पाया नहीं जाता, सिर्फ ये मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है ना। ये उसकी जन्मजात क्षमताएं होती है। ये जो भाषा के जो अर्जित किया जाता है वो जन्मजात क्षमता होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तब से वो भाषा क्या करता है, अर्जित करना वो शुरू कर लेता है, अर्जन करना शुरू कर लेता है। और वो कहाँ से अर्जन करता है, तो अपने वातावरण से अर्जन करता है, ठीक है। जिसका जो इन्वायरमेंट होता है उससे क्या करता है, अर्जित कर लेता है। साथ साथ ये सहज रूप से अर्जित करता है। अब सहज रूप क्या होता है, सहज रूप का मतलब होता है आसानी से कर लेता है, इसमें उसको कोई पढ़ना नहीं पड़ता। खास करके पता घर में है कोई कुछ बोला, तो जब बच्चे का जन्म होता है, देखिए छोटे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय उससे जो दादी माँ नानी जो आती है उसको बोलती है क्या कि छोटू खाना खाया, क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, इस तरह जो कहता है तो सिर्फ सुनता है और हंसता है। उसको मतलब अगले आदमी को लगता है उसको हम कुछ कह रहे हैं, बट वो समझता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते रहता है, उसके माइंड में चीज सेट हो जाता है, आदमी क्या बोल रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या कर रही है, उससे क्या होता है कि बच्चे भाषा को एक्वायर कर लेता है। समझ रहे बात को। इसी तरह से वो कहते हैं सहज रूप से क्या करता है वो पता भाषा को अर्जित कर लेता है। यह क्या है, अचेतन प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई एकदम पूरा फोकस नहीं करना पड़ता, खेलते खेलते क्या करता है उस चीज़ को सीख लिया जाता है। और साथ ही जो भाषा अर्जन का काम होता है, मातृभाषा को हम लोग अर्जित कर सकते हैं। क्यों करते हैं कि मातृभाषा क्या होता है कि हमारे आसपास बोली जाती है, हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या होता है, बच्चा अर्जित कर लेता है, उसको सीखना नहीं पड़ता उसको बाहर से प्रॉपर क्लास करके, ठीक है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है सीखने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम का मतलब होता है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो हिंदी का पेडागोगी अभी चल रहा है, इंग्लिश का पेडागोगी क्या है कि आपको कराया गया इस चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पहले अगर इंग्लिश पेडागोगी देख लेते हैं तो हिंदी पेडागोगी समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि सेम टू सेम मिलता जुलता लगभग चीज़ उसमें रहता है, ठीक है ना जी। चलिए, तो भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करें तो समझिएगा जरा। तो ये कहता है कि भाषा जो अधिगम किया जाता है कि दूसरी भाषा को अधिगम किया जाता है, ठीक है। लेकिन भाषा अर्जन में क्या था, हम पहली भाषा को अर्जित किए थे। अधिगम मतलब सीखना होता है। जैसे कोई बच्चा घर में क्या करता है, जनरली उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ बोला जाता है उसको एक्वायर कर लेता है। हिंदी बोला तो हिंदी एक्वायर कर लिया। और साथ ही साथ क्या है कि जब भाषा सीखने की अगर बात हो तो उसे क्या करता है, उसको प्रॉपर क्लास करना पड़ता है। इंग्लिश सीखना है तो उसको प्रॉपर क्लास करना पड़ता है, ठीक है ना। जापानी सीखना है तो उसको प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा जापानी का, ठीक है ना। तो विभिन्न तरह की जो अलग अलग भाषाएं होती है, जो हिंदी मातृभाषा को छोड़कर जो दूसरी भाषा होता है उसको सीखना पड़ता है। इसलिए उसको चेतन प्रक्रिया भी कहते हैं। उसको प्रॉपर क्लास करके पूरा फोकस होकर सीखना पड़ता है। ये प्रयासपूर्ण है और ये प्रयास करने से होता है। अगर प्रयास नहीं किया जाएगा तो ये सीखा नहीं जा सकता है। और ये औपचारिक भाषाएं होती है जो सीखा जाता है, ठीक है। अधिगम के अंतर्गत जो भाषा आती है औपचारिक भाषाएं होती है और इसको नियमबद्ध सीखा जाता है, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है समझिए। तो भाषा अर्जन क्या है, अवचेतन प्रक्रिया है। अवचेतन या अचेतन कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन भाषा अधिगम क्या चेतन प्रक्रिया है। भाषा को जो अर्जित किया जाता है बिना किसी प्रक्रिया का, बिना किसी मतलब फोकस हुए क्या कहते हैं, भाषा को हम लोग अर्जित कर लेते हैं। लेकिन भाषा अधिगम की अगर हम बात की जाए, यानी लैंग्वेज लर्निंग की बात किया जाए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग एकदम प्रॉपर क्लास करके, एकदम प्रॉपर माइंड सेट एकदम
सीखना है सीखना है, ऐसा माइंड कर करके क्या करते हैं, उस भाषा को हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेतन प्रक्रिया कहते हैं। ये भाषा अर्जन क्या आपका स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप नेचर से सीख लेते हैं। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, आप ये नियमबद्ध प्रक्रिया है, इसको प्रॉपर व्याकरण का रूल और जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको रूल लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको नियम पूर्वक उसको सीखते हैं। लेकिन भाषा अर्जन की अगर हम बात करें तो ये अनौपचारिक प्रक्रिया है, जनरली हम लोग आपस में बोलचाल के रूप में इसको करते हैं, भाषा अर्जित जो भी भाषा अर्जन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है, ऑफिशियल क्या है प्रक्रिया, ऑफिशियल प्रोसेस है। अब देखिए साथ ही साथ यह भाषा अर्जन के अंतर्गत हम मातृभाषा को अर्जित करते हैं, लेकिन अगर भाषा अधिगम की बात करें इसमें भाषा दूसरी भाषा को अर्जित करते हैं, हिंदी के अलावा जो हमारी मातृभाषा है उसके अलावा। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की मातृभाषा क्या है, हिंदी है, इसके अलावा इसका दूसरा भाषा क्या होगा, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है ना, तो संस्कृत हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो भाषा अर्जित हम लोग करते हैं भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। एक होता है टारगेट लैंग्वेज, क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज होता है, समझिएगा। एक होता है टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य भाषा, क्या कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा भी क्या आता है आपका, इसे भाषा अधिगम के अंदर आता है, क्योंकि वो जिस भाषा को टारगेट कर रहे हैं सीखने के लिए उसको क्या करेंगे, हम सीखेंगे, अधिगम करेंगे, तो उससे उसको हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको अधिगम कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट लैंग्वेज किस में आता है आपका, तो भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर पहला भाषा कहेगा, फर्स्ट लैंग्वेज अगर कहेगा, पहला भाषा अगर कहेगा तो आपका किस में आएगा, भाषा अर्जन में, क्योंकि पहला भाषा मातृभाषा, तो जो मातृभाषा का बात करेगा तो भाषा अर्जन में आएगा, जब लक्ष्य भाषा की बात करेगा, टारगेट लैंग्वेज की बात करेगा तो भाषा अधिगम में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए तो आगे यहाँ पे दिया हुआ कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, तो कहता पहला दिया ऑप्शन इसमें कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनका योजना क्या है, वयस्क जो आदमी होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, उनके द्वारा जो बनाया जाता है, क्या उन गतिविधियों से बच्चे भी प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, अगला दिया है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो और जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण हो। तो आपको बता दें कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा और हमेशा क्या करना है कि चाइल्ड को सेंटर में रखना है। चाइल्ड को कहाँ रखना है, सेंटर में, नहीं बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे के ऊपर ही सारा प्रोसेस होगा, बच्चे का हमेशा हित में सोचना है। इसमें बच्चा ही सर्वसर्वा होता है, इंसेप्ट कहता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ करना है, ना कि टीचर के अनुसार, ना तो एडल्ट के अनुसार, कुछ भी नहीं करना है, बच्चे के अनुसार करना है। कहता है सही बच्चे उन गतिविधियों द्वारा ही प्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए क्या हो, अर्थपूर्ण हो, ठीक है ना तो उसमें टीचर के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, ना वयस्कों द्वारा कोई बनाया गया योजना होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ बच्चों के लिए क्या हो, उसकी भलाई की बात हो हमेशा, तो जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो क्या होगा, उसके लिए वो विपरीत होगा, नहीं मतलब इंस्पायर होगा उससे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाषा सीखना डैश है, तो भाषा सीखना क्या है, स्वाभाविक अवचेतन प्रक्रिया है या सुविचारित चेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक या सुविचारित दोनों है, जन्मदाता और स्वैच्छिक है, समझिए। तो भाषा सीखना जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, इसको हम भाषा अधिगम भी कहते हैं, भाषा अधिगम भी कहते हैं। जस्ट पढ़ाए थे भाषा अधिगम, पढ़ाए थे ना, भाषा अधिगम पढ़ाए। तो भाषा अधिगम का मतलब ये होता है लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा सीखना। कैसी प्रक्रिया, जब भाषा सीखेंगे क्या होगा, इसको एकदम सुविचारित अवस्था में और चेतन प्रक्रिया सिखाएंगे, जो कॉन्शियस वे में सीखेंगे, है कि नहीं। आंसर क्या होगा आपका 2 नंबर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है कि भाषा के विविध रूप क्या क्या है। देखिए अगर भाषा की विविध रूप की बात करें तो एक मातृभाषा होता है, एक राष्ट्रभाषा होता है, एक राज्य भाषा होता है, ठीक है। मातृभाषा क्या है, हम लोगों का हिंदी है, क्या है, हिंदी। क्योंकि आप मान लीजिए इंडिया की बात करें तो बच्चे, देखिए किसी बच्चे का क्या होता है कि जिसका जो मातृभाषा होता है पहला रूप होता है भाषा का, मतलब क्या होता है पहला रूप। जब वो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद, जन्म के साथ जिस भाषा को सीखना शुरू करता है उसके लिए वो पहला भाषा हो गया, वही पहला भाषा उसका क्या होता है, वो मातृभाषा होता है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में क्या है, हिंदी है, ठीक है ना। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ क्या इंग्लिश है कि नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ के बच्चे के लिए मातृभाषा क्या होगा, इंग्लिश होगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ का मातृभाषा क्या होगा, हिंदी होगा। नहीं पहला रूप क्या होगा भाषा, तो हिंदी होगा इंडिया के लिए। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लिए पहला भाषा क्या होगा, इंग्लिश होगा, समझे बात को। अब उसके बाद आता है यहाँ पे क्या राष्ट्रभाषा क्या होता है। अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन में पूछा जाता है हिंदी हमारा कौन सी भाषा है, ऑप्शन देगा हिंदी राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, मातृभाषा है,
ठीक है ना। इस तरह का ऑप्शन है। ध्यान रखना हमेशा कि भारत में कभी भी का जो राष्ट्रीय भाषा है कोई नहीं है। क्या है राष्ट्रभाषा? कोई नहीं है। हमारा जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। हिंदी क्या है हमारा? कोई पूछेगा हिंदी क्या है? हिंदी हमारा राज्य भाषा। हिंदी क्या है? राज्य भाषा और मातृभाषा दोनों है। राजभाषा और मातृभाषा दोनों है, जबकि वो राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए समझिए बात को। और उसका आता है राजभाषा। देखिए राजभाषा के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी को जो 1963 में लाया गया था, और एक्ट 1963 एक्ट में लाया गया था, जिसको ओला एक्ट कहते हैं 3431, यानी एक्ट 343 का सेक्शन ए, 343 का सेक्शन ए के अंतर्गत हिंदी को हमारे संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा मिली। वहीं पर इंग्लिश को क्या है? इंग्लिश को क्या है यहाँ पे समझिएगा। इंग्लिश को क्या है कि एक्ट 343(2) के में इंग्लिश को रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि यही एक्ट 1963 वाला में ही 1963 के ही ओला एक्ट यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 343 के सेक्शन 2 में रखा गया। किसको? इंग्लिश को रखा गया। सेक्शन 2 में इंग्लिश को और सेक्शन 1 में हिंदी को रखा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? हिंदी भाषा के संबंध में क्या है? यह भारत की राष्ट्रभाषा है। जस्ट बताए थे भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, गलत हो जाएगा। यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है। कभी भैया द्वितीय भाषा नहीं है हिंदी। यह भारत की राजभाषा है। चलिए सही है। जस्ट बताइए भारत का राजभाषा क्या है? आपका हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और कहते हैं भारत की सह राजभाषा है। नहीं, ये सह राजभाषा नहीं होगा। समझिएगा, सह राजभाषा का मतलब होता है कि जो एसोसिएट लैंग्वेज। क्या होता है? एसोसिएट लैंग्वेज। एसोसिएट का मतलब होता है कि आपका एसोसिएट लैंग्वेज कोई है तो वो इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। ध्यान रखिएगा। हमारा जो भारत का जो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सह राजभाषा है एसोसिएट लैंग्वेज जो है हमारा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज AOL, ठीक है ना। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हमारा इंग्लिश है। लेकिन अगर सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेगा तो क्या आपका? हिंदी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? भारत की राजभाषा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये हो गया 3 नंबर। चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ क्या है कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या है, समझते हैं उसको। कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ जो है व्याकरण विधि, उसके बाद है व्याकरण अनुवाद विधि, उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। एक एक कर हम सबको देखते हैं, एक एक कर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझिए। तो व्याकरण विधि क्या होता है? अगर व्याकरण विधि की हम बात करें तो इसमें सिर्फ क्या है, आपको रूल्स सिखाया जाता है। बच्चों क्या सिखाया जाता है? इसमें सिर्फ रूल्स सिखाया जाता है। किसी भाषा को सीखने के लिए पहले उसका रूल्स सिखाया जाता है। केवल ओनली रूल्स सिखाया जाता है इसमें, ठीक है ना। किसमें? तो व्याकरण विधि। लेकिन व्याकरण अनुवाद विधि में क्या जाता है? इसमें आपको कैसे कहता है? ट्रांसलेशन। इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते हैं क्या? ट्रांसलेशन मेथड। क्या कहते हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है इसको। ग्रामर जीटी मेथड कहा जाता है इसको, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। इसमें बच्चों को क्या है कि जैसे मान लीजिए आप बच्चा क्या हिंदी जान रहा है, इंग्लिश जान रहा है, कोई बच्चा इंग्लिश जान रहा है, उसको हिंदी सिखाना है। तो इंग्लिश का यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश को अनुवाद किया जाएगा किस में? इंग्लिश को अनुवाद किया जाएगा किस में? हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। किसमें अनुवाद किया जाएगा? हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। तो उसको हिंदी सिखाया जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसका आता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है समझिएगा जरा। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड कहते हैं, समझिएगा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि वैसे मेथड जिसमें क्या है कि जो भाषा सिखाना है बच्चों को, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो भाषा सिखाना है बच्चे को, ठीक है ना, उसी भाषा में बच्चों को डायरेक्ट सिखाना। जैसे माने किसी बच्चे को हमको हिंदी सिखाना है तो कोई बच्चा इंग्लिश पहले से जानता है, माने उसको कोई इंग्लिश पहले से जानता है, बच्चा क्या कहता है? इंग्लिश जानता है, उसको हिंदी सिखाना है। तो हिंदी सिखाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? उसको हिंदी ही सिखाना पड़ेगा। हिंदी सिखाना, उसमें इंग्लिश का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ हिंदी ही बोलना, हिंदी को समझाना, हिंदी बोलेगा, प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी जानता है, उसको इंग्लिश सिखाना है
क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में बताना है उसको हर एक चीज़ को, हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। किसी भी भाषा को अगर सिखाना हो तो उसी भाषा में प्रयोग करना, उसके अलावा किसी अदर भाषा का प्रयोग नहीं करना है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। टारगेट लैंग्वेज को, जिस टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है उसी टारगेट लैंग्वेज को सिर्फ यूज करना, और क्या कहलाता है आपका प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ सम्मिश्रण विधि क्या समझते हैं। देखिए, और सम्मिश्रण की विधि की बात किया जाए, इसमें क्या होता है कि सारा का सारा रूल्स क्या होता है बच्चों को बताया जाता है। इसमें सिर्फ ऑल रूल्स यूज क्या होता है और सभी रूल का यूज क्या होता है बताया जाता है। ठीक है ना, जो भी रूल्स बना है इसमें सभी रूल्स का यूज क्या होगा, ठीक है ना, सभी रूल्स का यूज क्या होगा। ठीक है, तो सभी रूल्स के यूज को बताया जाता है किसमें, सम्मिश्रण विधि में बताया जाता है। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मेथड। क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं हम। ठीक है ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ क्या है, आगमन विधि क्या था समझिएगा। ये मोस्ट VVI, इसको समझिएगा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि क्या होता है, इसमें बच्चों को उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, देन उसके बाद रूल बताया जाता है उसको। ठीक है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा पहले से जान रहा है। ठीक है ना, अगर कुछ ही बच्चे को जब बता रहे हैं आप, जब पढ़ाने का यही टेक्निक होता है ना कि जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको आता क्या है, जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट किए उस चैप्टर के बारे में बच्चे को क्या पता हो सकता है, तो उससे क्या करना, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन से क्या होता है कि बच्चे उसे जानता है तो उसको मन लगता है वो आज तो चीज़ हम जानते हैं, बस उसी से रिलेट करते 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 क्या है कि जो चीज़ नहीं जानता उसको बताना शुरू करना। ठीक है, तो ये आगमन विधि होती है। यानी उदाहरण से क्या करना है, नियम की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, नॉन टू अननोन जाते हैं, है कि नहीं। अब क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद दिया हुआ निगमन विधि। समझिए, आगमन विधि में क्या होता है कि हम रूल से क्या आते हैं, एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है ना, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं इसमें। ठीक, यानी जैसे बच्चे को अगर कुछ सिखाना हो, आगमन विधि में क्या था, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे भी बताया आगमन विधि, इस विधि में क्या था, इसमें बच्चों को क्या समझाए थे, पहले एग्जाम्पल समझाए थे, उसके बाद रूल समझाए थे। लेकिन इसमें क्या है, निगमन विधि में बच्चे को क्या करना है, पहले हमको वो जो एग्जाम रूल बताना, उसके बाद क्या करना है, उदाहरण देना है। ठीक है ना, जैसे आप किसी बच्चे को अगर हम बताएं नाउन की अगर डिफिनेशन बताना शुरू कर दिए, तो नाउन में क्या करना है, सबसे पहले उसको बताएंगे, देखो इस बोर्ड पर जो लिखे हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चा बोलेगा कार। ये क्या है, देखिए ये क्या है, तो डॉग है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बच्चा बोलेगा पटना लिखा हुआ है। तो कार, डॉग, पटना। तो अब उसके बाद इसे एग्जाम्पल दे, बच्चों को लगा ये तो हम जानते हैं लिखा हुआ है, तो इसके बाद बताएंगे उसको क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से सिखाने की जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं, आगमन विधि। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर बता दें कि नाउन क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ लिखाना शुरू कर दिए, नाउन का डेफिनेशन, व्हाट इज नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, फीलिंग और आइडिया, डिफिनेशन दिए। उसके बाद एग्जाम्पल दिए, देखो ये कार है, ये डॉग है, ठीक है, ये पटना है, ये सारा का सारा क्या आपका नाउन है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो सिखाएंगे उस विधि को हम लोग कहते हैं निगमन विधि। क्या कहते हैं उसको, निगमन विधि कहते हैं। समझ में आया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याकरण अनुवाद विधि की अगर हम बात करें तो जो बल किस पर रहता है, शुद्धता पर या प्रभाव पर या उपयुक्त सभी पर या उच्चारण पर, उपयुक्तता पर या उच्चारण पर। तो देखिए, जब व्याकरण अनुवाद विधि की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा क्या करता है, वो शुद्धता पर बल देता है। किस पर देता है, शुद्धता पर। अब कितना शुद्ध लिख रहे हैं उस चीज़ को या शुद्ध बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो किस पर व्याकरण अनुवाद विधि किस पर बल देता है, तो शुद्धता पर बल देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ यहाँ पे क्या, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है, इस शब्द भंडार किस रूप में जाने जाते हैं, सक्रिय शब्द भंडार, निष्क्रिय शब्द भंडार, श्रवण शब्द भंडार, पठन शब्द। देखिए, पढ़ने के समय दिया तो आपके दिमाग में आएगा पठन शब्द भंडार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर होगा निष्क्रिय शब्द भंडार। क्यों होगा निष्क्रिय शब्द भंडार, समझिएगा, इसलिए होगा क्योंकि वो जब पढ़ता है तो उसके सामने जो वर्ड आता है समझ आता है, लेकिन जब उसको यूज कर रहा है तो उसको यूज नहीं कर पाता है उसमें। ठीक है ना, उसके दिमाग में वो चीज़ स्टोर नहीं हुआ, इसलिए उसको कहते हैं निष्क्रिय शब्द भंडार कहते हैं। समझ रहे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए जीन प्याजे के बारे में दिया हुआ।
अगर जीन पियाजे देखिए, जीन पियाजे क्या है कि भाषा को लेकर बोले थे कि बच्चों के द्वारा, जो बच्चा का जब जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है कि खुद से मन 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 कुछ बोलता है। तो बच्चे के द्वारा जो खुद से जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है, बच्चों के द्वारा जो खुद से बोली जाने वाली भाषा होती है, उसको जीन पियाजे ने क्या कहा तो ईगोसेंट्रिक कहा। तो ये अवस्था जब बच्चे 2 से 6 साल की उम्र में जब होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने मन में कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब 2 साल की, जब बच्चा 2 साल होता है, अपने मन में वो कुछ बोलता है। तो इस बोलने की जो प्रक्रिया में, जो भाषा अपने मन में जो बोलता है, तो जीन पियाजे ने उसको क्या कहा, ईगोसेंट्रिक कहा, ठीक है ना, ईगोसेंट्रिक। और उनका कहना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये क्या करता है, किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं उसका कोई यूज ही नहीं है बच्चों को लेकर। किसका कहना था, तो जीन पियाजे कहना था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई महत्व नहीं है बच्चे के लिए, क्या कहना था, तो जीन पियाजे कहना था, ठीक है ना। तो मतलब मन में बोलते ऐसा कोई यूज नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहाँ पर देखिएगा जरा, तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के द्वारा जो बोली जाती है भाषा को ईगोसेंट्रिक कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं अहम केंद्रिक वाक्य। क्या कहते हैं, अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देख, तो जीन पियाजे ने भाषा और विचार को लेकर क्या कहा, तो जीन पियाजे का कहना है कि जब कभी भी भाषा और विचार की बात होती है तो सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है। मन में क्या आता है, बच्चों को विचार आता है, तब उसके बाद क्या आता है, भाषा आती है। पहले क्या आता है, विचार आता है, ठीक है ना, पहले विचार आएगा तब उसके बाद भाषा आता है। तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो या बोलना चाहते हो, तो पहले वो क्या आता है, माइंड में आता है, क्या आता है, माइंड में आता है। उसके बाद फिर उसको आप बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार से भाषा और विचार के संबंध में क्या कहा जीन पियाजे ने, तो जीन पियाजे का कहना है कि जब भी हम लोग भाषा और विचार की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, मन में विचार आता है, तब उसके बाद भाषा आती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का क्या कहना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से बच्चों के द्वारा जो खुद से बोली जाने वाली भाषा है उसको ईगोसेंट्रिक कहा गया। क्या कहा गया, ईगोसेंट्रिक कहा गया, सॉरी ईगोसेंट्रिक कहते, प्राइवेट स्पीच कहा गया। क्या कहा गया है, प्राइवेट स्पीच कहा गया। बच्चों के द्वारा जो खुद से बोली जाने वाली भाषा है, उन्होंने क्या उनको कहा, तो प्राइवेट स्पीच कहा। क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा है, ठीक है ना, प्राइवेट स्पीच का। उनका कहना यह है कि जो प्राइवेट स्पीच होता है कि बच्चों को क्या करता है, हेल्प करता है और गाइड करता है उसको कुछ सोचने में, समझने में, ठीक है ना। किसका कहना है, लेव वाइगोत्स्की। लेकिन जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों के द्वारा जो खुद से बोले जाने वाली भाषा उसको ईगोसेंट्रिक कहते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। किसके अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेकिन उनका कहना था, किसका, तो जीन पियाजे का कहना था कि इसका जो बच्चे का जो खुद से बोली जाने वाली भाषा जो ईगोसेंट्रिक है, उसका कोई बच्चे उसका यूज ही नहीं कर पाते, उसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के द्वारा खुद से जो बोली जाती है भाषा उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और उसका क्या है कि यूज होता है। बच्चे क्या करते हैं, खुद को गाइड करने में, खुद को क्या करते हैं, अपने हेल्प करते हैं, खुद को गाइड करने के लिए क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं अपने आप को, ठीक है। उनका संज्ञानात्मक विकास में, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता है, ठीक है ना जी। क्या, तो प्राइवेट स्पीच उसको करता है, ठीक। इनका कहना यह था। चलिए, और बच्चे क्या होते हैं कि इनके अनुसार से सामाजिक अंतःक्रिया से क्या होता है, भाषा का विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी समाज में रहकर समाज में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है कि उसी के अनुसार से बच्चे क्या करते हैं, भाषा को ग्रहण करते, नहीं सीखते समाज में रहकर। जब भी आपको सामाजिक की बात करता है, भाषा का सामाजिक रूप का जब भी बात करता है, तो हमेशा रखना है किसका दिमाग में बात रखना है, तो बात दिमाग में रखना है किसको, लेव वाइगोत्स्की का दिमाग में बात रखना है, ठीक है। हमेशा इस समाज को लेकर बात करते, पीयर ग्रुप का बात करते, ठीक है ना। किसका बात करते हैं, पीयर ग्रुप का बात करते, कौन, तो लेव वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भाषा और विचार को लेकर, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो जीन पियाजे ने क्या कहा कि पहले विचार आएगा तब भाषा आएगा, लेकिन यहाँ पे जो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा और विचार क्या होता है कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। भाषा अलग होता है अपने जगह पर, विचार अलग होता है। लेकिन जैसे बच्चे का उम्र 3 या 5 साल का होता है, उसके बाद भाषा और विचार दोनों क्या होता है, मर्ज हो जाता है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद नोम चोम्स्की क्या कहते हैं भाषा को लेकर, तो नोम चोम्स्की का कहना क्या है कि बच्चे में क्या होता है, भाषा को सीखने की जो जन्मजात क्षमताएं होती है, बच्चे क्या होता है कि जन्म से उसके माइंड में एक ऐसा यंत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं एलईडी, क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। उनका कहना है सिर्फ ये मानव में ही पाया जाता है, सिर्फ कहाँ पाया जाता है, मानव में ही पाया जाता है एलईडी, ठीक है ना, सिर्फ मानव प्राणी में ही पाया जाता है एलईडी, उसके बाद किसी में पाया नहीं जाता। इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मानव में क्या होता है, बच्चे में क्या होता है कि एलईडी रहता है पहले से, इसकी जन्मजात क्षमता रहती है भाषा को सीखने की और अर्जित करने की, किसके अनुसार, तो नोम चोम्स्की के अनुसार से, ठीक है। नोम चोम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में क्या होता है, भाषा को सीखने की, भाषा को सीखने की और अर्जित करने की जन्मजात क्षमताएं होती है। यह 5 वर्ष तक एक्टिव रहता है, काफ़ी एक्टिव रहता है, हाईली एक्टिव रहता है। 5 वर्ष तक क्या होता है, ये हाईली एक्टिव रहता है, समझे बात को। 5 वर्ष तक क्या होता है, ये हाईली एक्टिव होता है, हाईली एक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, हाईली एक्टिव होता है 5 वर्ष तक। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए जब कोई बच्चे का उम्र जब 5 साल तक होता है, तो किसी भाषा को सिखाइएगा तो उस भाषा को आसानी से वो सीख लेता है। लेकिन जैसे ही 5 साल के बाद क्या होता है, उसका एज बढ़ते 5 से 10, 10 से 12, 11 हो गया, तो क्या होता है, भाषा को सीखने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि उनका कहना है कि एलईडी क्या होता है, आपका कमज़ोर हो जाता है, क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए बच्चा को भाषा सीखने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। लेकिन 5 वर्ष तक की अवस्थाएं में उसका एलईडी क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, एक्टिव रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए भाषा को जल्दी एक्वायर कर लेता है या सीख लेता है, ठीक है ना। समझे यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।